भारत सरकार ने आज से कुछ साल पहले चुनावी बॉन्ड जारी करने की बात कही थी। 2017 के मनी बिल में, बजट में शामिल किया था इन बातों को कि सरकार जारी करेगी इलेक्शन बॉन्ड। सरकार मतलब बैंक जारी करेंगे। इलेक्शन बॉन्ड होते क्या हैं, सामान्य भाषा में कहा जाए, मान लीजिए आपको दिखाऊं मैं इलेक्शन बॉन्ड का एक प्रोफार्मा किस प्रकार का होता है हमारे पास। ये होता है इलेक्शन बॉन्ड, इस प्रकार का होता है। एसबीआई इसको जारी करता है, फिक्स एसबीआई जारी करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड लिखा है इसके ऊपर, जारी करने की तारीख लिखी होगी इसके ऊपर एक। मान लीजिए मुझे खरीदना है इलेक्शन बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन करूंगा, 1 करोड़ का, 50,000 का, 1 लाख का, जो भी मुझे करना है। एसबीआई के ब्रांच में जाके मैं डिजिटल ट्रांजेक्शन करूंगा, 1 लाख का बॉन्ड उससे ले लूंगा। मतलब एसबीआई को मालूम है किसने खरीदा है बॉन्ड, मेरे नाम पे गया डिजिटल अकाउंट, ये बॉन्ड मेरे हाथ में आ जाएगा, ये कागज़ का टुकड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा, कागज़ फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म नहीं होगा, कागज़ फॉर्म में होगा ये। इस कागज़ को जाके मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को या उसके राजकोष को दूंगा। उसके शर्त यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को पिछले आम चुनावों में या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों, तभी आप दे सकते हैं उसको। तो मैं दूंगा उस पार्टी के अध्यक्ष को। पार्टी का अध्यक्ष जानते हैं मैंने दिया है उसको ये बॉन्ड, मेरी आइडेंटिटी भी लोगों इसके सामने। अब पार्टी का अध्यक्ष इसको अपने जो उसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, जो चुनाव आयोग की निगरानी में रहता है, उसमें जाके जमा करेगा, जिसे चुनाव आयोग को मालूम पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी फंडिंग मिली है, वहाँ जाएगा। मान लीजिए उस व्यक्ति का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, वो जाके जमा करेगा अपने अकाउंट में। ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट चुनाव आयोग की निगरानी में रहता है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या हमको नहीं है, यानी पूरा सिस्टम समझ में आएगा आपको। यहाँ पर अगर मैं 2 नाम रख दूँ, यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं जो पॉलिटिकल फंडिंग करना चाहते हैं, एसबीआई के पास गए, अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन उन्होंने किया और यहाँ से इलेक्शन बॉन्ड ले लिया। मिस्टर एक्स के नाम पर नहीं, इलेक्शन बॉन्ड जारी हो गया। मिस्टर एक्स गए किसी पार्टी प्रेसिडेंट के पास, गए, शर्त है कि उस पार्टी को कम से कम 1% वोट मिले हो पिछले आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, तब जा सकते हैं आप। ये पार्टी प्रेसिडेंट इनसे बॉन्ड लेगा और अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगा, जो भी बैंक अकाउंट हो सकता है इसका, लेकिन ये बैंक अकाउंट निगरानी में होगा, सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बैंक को ये मालूम है कि इस पॉलिटिकल पार्टी खाते में पैसे आए हैं, इसको ये नहीं मालूम कि कहाँ से पैसे आए हैं, और इस बैंक को ये नहीं मालूम कि कहाँ बॉन्ड गया है मेरा। इन सबका डेटा देख रहा है ऊपर वाला, यानी आरबीआई। आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है। आरबीआई को मालूम है किस व्यक्ति ने किस खाते से एसबीआई से लिया बॉन्ड, किस पार्टी को दिया और कहां जा रहा है। सर्वे सर्वा कौन हो गया इस पूरे मामले का? आरबीआई। भारत सरकार का मानना है कि इस प्रकार की फंडिंग से फायदा क्या होगा। पहली बात तो जो इलीगल फंडिंग होती है, अवैध फंडिंग होती है, उसमें रोक लगेगी, क्योंकि आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है तो आपको टैक्स पे ही हो सकते हैं केवल, आप वही लोग कर पाएंगे यहाँ पर। तो केवल टैक्स भरने वाले लोग अपने अकाउंट से पैसा देकर इसमें बॉन्ड देंगे, तो एटलीस्ट टैक्स रिटर्न फाइल्स हों कम से कम, ये होगा, ईमानदार का पैसा होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा, सरकार का ये मानना है। दूसरा मानना सरकार का यहाँ पर ये है कि इससे चूंकि मालूम नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को, या कहना चाहिए मुझे एक प्रकार से चुनाव आयोग को, कि भैया किसने फंडिंग की, या फिर जो सरकार बैठी है बाहर पूरे मामले से, सरकार को नहीं मालूम किसने आपस में डील किया है ये, तो इससे जो दान करता है उसका हैरेसमेंट रुक जाएगा। इस पार्टी को फंडिंग आई 1 करोड़ रुपए की, अच्छी बात है, सरकार ये देख रही है, चुनाव भी देख रहा है, करोड़ की फंडिंग आई इसको, लेकिन देने वाला कौन है ये चुनाव आयोग नहीं जानता। तो इससे क्या होगा, जो दान करता है उसका हैरेसमेंट नहीं होगा। अपोजिशन पार्टी को आप दान कर रहे हैं, पता लगा तो आपका हैरेसमेंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो 2 फायदे होंगे, ब्लैक मनी नहीं आएगा, और दूसरा है दानकर्ता का हैरेसमेंट या दानकर्ता का किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं होगा, जो डोनर है उसका उत्पीड़न नहीं होगा, अपोजिशन पार्टी को फंडिंग मिल सकती है। और तीसरा फायदा, चूंकि 1% क्राइटेरिया लगा दिया, तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिलेगी जो एलिजिबल है, जो योग्य है इसके। तो ये सरकार के तर्क हैं इलेक्शन फंडिंग को रेगुलेट करने के। अच्छी बात है, यहाँ पर कैश रुक जाएगा, कैश फ्लो रुक जाएगा, 20,000 से ऊपर के बॉन्ड होंगे, ये तो सारा सब अच्छी बात है। याद रखिए, बॉन्ड कहने का मतलब है बॉन्ड, लेकिन कोई ब्याज नहीं मिलता इसके ऊपर ना, ये बॉन्ड होते हैं केवल, यहाँ से खरीदे गए, 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है। 15 दिन तक नहीं दिया आपने किसी को, जमा नहीं हुए अकाउंट में, तो खत्म हो जाते हैं ये, जिनकी समय सीमा होती है बॉन्ड की, वैलिड अप टू 15 डेज। तो 15 दिन तक व्याज रहता है ये आपका बॉन्ड। 15 दिन के बाद 10 अप्रैल को जारी किया, 10 से लेकर 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक उसको कैश नहीं किया दूसरे अकाउंट में, उसके बाद डेड हो जाएगा, कोई काम का नहीं है फिर ये। तो अच्छी बात होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, ब्याज नहीं मिल रहा इस पर, केवल वैलिडिटी अब तो होती है 15 दिन की, आप 1,000 जारी कर सकते हैं इसको। चलिए, तो राशि भुगतान करने के बाद बैंक के समाप्त हो जाएगी। 15 दिन तक आपने जमा नहीं किया इसको, तो ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही। चलिए, ये तो हुआ पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्शन बॉन्ड। इसको सरकार ने जारी किया था 2017 के बजट में, जोड़ दिया था मनी बिल के रूप में।
2017 के बजट में जोड़ा गया था मनी बिल के रूप में, इसको पास किया गया, मनी बिल बनके पास हो गया। मनी बिल की समस्या हम सभी जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है कोर्ट के अंदर, अभी 7 जजों की बेंच बैठ चुकी है जो चेक करेगी कि मनी बिल में हर प्रकार के बिल आ सकते हैं क्या नहीं, कि मनी बिल के ऊपर राज्यसभा की अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। लास्ट वीक हमने बात की थी इस बारे में, मनी बिल के ऊपर डिस्कशन किया था आपके साथ। अब आते हैं, ये तो एक बहुत सामान्य बात हो गई। कोर्ट ने कहा जनाब अब हम चेक करेंगे कि इलेक्शन बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है क्या नहीं, संवैधानिक रूप से ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पर सरकार का मानना क्या, वो क्लियर हो गया आपको। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है जनाब अच्छी बात है, पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे हैरेसमेंट रुकेगा और सारी बातें होंगी। कोर्ट का पक्ष क्या है? कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उनका मानना है ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इसका वायलेशन है। हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, संविधान का गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको हम लोग। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब ये जो तीनों प्रावधान हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा होता है कहीं भी, तो तीनों अधिकारों का हनन हो रहा होता है एक साथ। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 पढ़े होंगे आपने तीनों आर्टिकल। समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और आपके जीवन का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान से जीवन का अधिकार आपका। चूंकि इसमें आप छुपा रहे हैं किसने फंडिंग की, तो आपके जानने का अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पर। और जानने का अधिकार जरूरी है किसके अधिकार में? राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट होता है? बेसिकली आपके जानने का अधिकार होता है व्यक्ति के अधिकार में, आर्टिकल 19 में। यहाँ पर समानता स्थापित नहीं है, निर्दलियों को वोट बराबर वोट नहीं मिलेगा इसमें। निर्दलियों को आप 1% वोटिंग हासिल करना जरूरी, तभी इलेक्शन बॉन्ड मिल सकता है आपको। तो बराबरी का अधिकार छीन लिया आपने सबसे यहाँ पर। 19 में आपने मेरा जानने का अधिकार छीन लिया। और सम्मान से कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कर रहे हैं कि इनका लोगों को मानना है कि आरबीआई को सब कुछ मालूम है ना, तो हरेसमेंट होगा उस व्यक्ति का। यहाँ पर आरबीआई किसके अधीन काम करता है? सरकार के अधीन काम करता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मानना है कि आर्टिकल 21 का भी हरेसमेंट हो, उस व्यक्ति को उत्पीड़ित किया सकता है जो व्यक्ति इलेक्शन बॉन्ड जारी करवा रहा है। तो सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिव्यू करेगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच। ये बात हो गई है। 31 अक्टूबर से हियरिंग चालू हो जाएगी। अब आते हैं, ये तो एक छोटे सा बात हो गई जो हियरिंग होगी क्या होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बड़ा कैनवास दिखाता हूँ जो जरूरी है आपके लिए। इलेक्शन फंडिंग को लेकर इतनी आलोचना क्यों होती है? इसके अंदर 4-5 बातें मैं जोड़ूंगा आपके साथ जो आर्टिकल में आज के न्यूज़ में नहीं दी गई हैं। चलिए देखिए, इलेक्शन फंडिंग हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है देश के अंदर। करोड़ों की फंडिंग होती है और इस देश में जहां एक शब्द चलता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, सुना है आपने शब्द? याराना पूंजीवाद। पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग प्राप्त करती हैं अमीर लोगों से, उनके कहने पे काम करती हैं, सरकारें अपनी इच्छा से बनवाते हैं वो लोग। तो नेक्सस है बिटवीन पॉलिटिकल और जो कॉर्पोरेट, जो बोलते हैं हमारे यहाँ जो पीबीसी का जोड़। हाँ, पीबीसी क्या होता है? पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट। ये जोड़ जो है हमारा, पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी का पाइप तो ऐसे निकाला है मैंने, पीवीसी टाइप का। पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट, ये जोड़ जो है, इनका गठजोड़ जो है बड़ा खतरनाक जोड़ है अपने आप में। तो यहाँ पर पॉलिटिकल फंडिंग इनको मिलती है, इनको आदेश आते हैं और यहाँ से करप्शन का पैसा आता है। तो सीधी बात जुड़ी है आपस में, ये तीनों ही बहुत खतरनाक जोड़ है। तो ये याराना पूंजीवाद, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है पीबीसी अपने आप में। यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है इनको कॉर्पोरेट से, और इस फंडिंग को देने के तरीके क्या होते हैं? चलिए, अगर मैं बात करूं तो अपनी सरकार बनवा लेते हैं कई लोग, यहाँ पर सरकार अपनी बनवा लेते हैं, इसको कहते हैं आजकल क्रॉनिक कैपिटलिज्म या याराना पूंजीवाद। अब हो क्या रहा है भारत में, हमारे यहाँ पॉलिटिकल फंडिंग को या चुनावी फंडिंग को रेगुलेट करने कानून कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कानून देश में आरपीए 1951, हिंदी में कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसके तहत चुनाव आयोग चेक करता रहता है फंडिंग गलत तरीके से ना आई हो, सब चेक करता है वो चुनाव आयोग। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, जहाँ पर चुनाव आयोग का अधिकार है फंडिंग को चेक करने का। हर पार्टी के अकाउंट चुनाव आयोग के अधीन होना चाहिए। जो भी पार्टी फंड खर्च करेगी, जो भी कैंडिडेट खर्च करेगा, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा चुनावी खर्च का, आप कितना कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें मेंशन की जाती हैं। इम्पॉर्टेंट एक्ट है। दूसरा है हमारा कंपनी एक्ट 2013। ध्यान सुनिए, बड़ी खबर है और काम की है आपके लिए, इससे आप कहीं भूलेंगे नहीं इस बात को, इसको ध्यान सुनते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 2016 में बदलाव किया गया। उसके पहले क्या कहता था? उससे पहले ये कहता था, सुन लीजिए, 2017 के अमेंडमेंट से पहले ही क्या कहता था? से पहले ये बोलता था कि वही कंपनियां सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती हैं जो फायदे में है। लॉस मेकिंग कंपनियां चंदा नहीं दे सकती, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दे सकती हैं जिनको लाभ हो रहा हो हर साल, केवल वो कंपनियां चंदा देंगी। ठीक है, और चंदा कितना देंगी? जिनको 3 सालों का प्रॉफिट का जो एवरेज आएगा उसका 7.5%। मान लो इस साल 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 2 करोड़ का हुआ, उसके बाद 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के लगभग 4.5 लाख करोड़ प्रॉफिट हो गया उसका एवरेज 1.5 करोड़ आता है हर साल का, तो 1.5 करोड़ का 7.5%।
यानी आप कितना चंदा दे सकते हैं मैक्सिमम 7.5% एवरेज ऑफ 3 ईयर्स का एवरेज निकालकर, औसत का निकालकर 7.5% आप चंदा दे सकते हैं। ये देना जरूरी है, दे सकते हैं आप चंदा देना चाहें। और जिस पार्टी को चंदा दे रहे हैं आपको अपनी क्वार्टर लिस्ट में बताना पड़ेगा, आपको अपने तिमाही घोषणा में कि मैंने किस पार्टी को चंदा दिया, यानी अपने शेयर होल्डर को, आम जनता को बताना पड़ेगा कंपनी को कि मैंने किससे फंडिंग की है। ये 2016 के पहले के नियम थे। इस पार्टी को बताना पड़ेगा पब्लिक में अपने, जब आप देखते हैं प्रॉफिट शीट आती है, बैलेंस शीट शेयर करती है कंपनी अपनी कि भैया हमें कितना फायदा हो कितना नुकसान हो, हर महीने हर 3 महीने में जारी करती है कंपनी बैलेंस शीट जनता को जागरूक करने के लिए। तो आपको इस सारे डेटा को बताना पड़ेगा पब्लिक को कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है, नाम लिखना पड़ेगा इस पार्टी को हमने इतनी फंडिंग की, जिससे मालूम हो कंपनी, जनता को समझ में आता हो कि आप किस कंपनी को फंडिंग कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट किसके साथ जुड़े हैं। ठीक है। और इसमें चौथी शर्त थी, कंपनी को कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल से कंपनी काम, तो प्रॉफिट 3 साल निकालेगी वो, कंपनी 3 साल से काम कर रही है। 4 शर्तें थी ये 2017 से पहले हमारे यहाँ। तो एक हो गया आरपी एक्ट जिसके तहत चुनाव आयोग निगरानी करता है, एक हो गया कंपनी एक्ट 2013 का, एक होता है उनका इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ये भी जोड़ा है, मान लीजिए मैं चंदा दे रहा हूँ किसी व्यक्ति को, तो मुझसे पूछती है सरकार भैया आपने क्या दिया, कहाँ खर्चा किया, किसको दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो बताना पड़ता है मुझे किस मैं चंदा कहाँ दे रहा हूँ, इसे बतानी पड़ती है आईटी एक्ट। ये वो कंपनी टैक्स भरती है वो चेक करती है सरकार इससे आईटी एक्ट से। चौथा जो अपने काम का एक्ट है इस पूरी श्रृंखला में वो है एफसीआरए, विदेशी चंदा नियमन अधिनियम 2010, पुराना था 1976 का, और 2016 में संशोधित किया गया इसको। पुराना कानून था 1976 का, 2016 में संशोधित किया गया। एफसीआरए विदेशी चंदा नियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी चंदा नियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। बहुत विवादित कानून है अपने देश में। ये 4 कानून है। इसमें कहा गया था एफसीआरए में 2016 से पहले क्या कहा गया था, 2016 से पहले जब अमेंडमेंट हुआ उससे पहले क्या लिखा था, इसके पहले लिखा था यहां पर कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी चंदा नहीं ला सकती, पॉलिटिकल पार्टी विदेशों से चंदा नहीं ला सकती, ये मना किया गया था। इस कानून में क्लियर था कि बाहर से चंदा नहीं ला सकते आप, चंदा आएगा ही नहीं बाहर से, आपका कोई फंडिंग नहीं आएगी बाहर से आपकी। ये 4 एक्ट थे हमारे पास। इन चारों में हमने बदलाव किया 2016 और 2017 में, और इसी में से एक बदलाव था इलेक्शन बॉन्ड जारी करने का। इन चारों को बदलाव किया, इलेक्शन बॉन्ड जारी कर दिए। आइए बात करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं बहुत बड़ा बेंचमार्क था अपने आप में, लेकिन उस समय किसी ने सुनी नहीं, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सारी पीआईएल। अब एक एक करके खुल रही हो सारी पीआईएल, तो इंपॉर्टेंट बात है वो जरूरी है खुले, और देश में पारदर्शिता इस मामले में, क्योंकि इलेक्शन फंडिंग डेमोक्रेसी का आधार है। इलेक्शन फंडिंग में पारदर्शिता नहीं होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन फंडिंग में अगर अपारदर्शिता होगी तो निष्पक्ष, इसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। संविधान में वर्ड यूज किया गया है ये ना, चुनाव आयोग का काम क्या है, देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, संविधान में लिखा गया है ये डेमोक्रेसी का आधार है। अगर चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता नहीं होगी तो ये मेरे राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन समझते हैं क्या होता है, सूचना का अधिकार। मुझे जानकारी होनी चाहिए किसको कहाँ से फंडिंग आ रही है, मुझे जानकारी कौन किसको फंडिंग कर रहा है, उस बेस पे मैं डिसीजन ले पाऊंगा मैं किसको वोट करना है। यानी व्यक्ति का अधिकार मेरा, सीधी बात है यार, मैं वोट डालना व्यक्ति अधिकार है मेरा, मैं किसको चुन रहा हूँ। अगर ये मुझे मालूम ही नहीं किसको कितनी फंडिंग मिल रही है तो मैं चुनूंगा कैसे लोगों को। तो जरूरी है राइट टू इन्फॉर्मेशन मुझे रहे, तो सूचना का अधिकार मुझे मिलता रहे, इससे मैं अच्छा मतदान देखूँ, अच्छा वोट कर सकूँ। इसके अलावा अगर इलेक्शन फंडिंग की हम बात करें तो इलेक्शन फंडिंग अगर पारदर्शी नहीं होगी तो बहुत सारा ब्लैक मनी जो होगा भारत में मिनिस्ट्री में शामिल हो जाएगा, बहुत सारा काला धन शामिल हो जाएगा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और हमारे पूरी इकोनॉमी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन फंडिंग की पारदर्शिता हो। तो भारत सरकार ने 2016 में प्रयास किया पारदर्शिता को बढ़ाने का। ब्लैक मनी बहुत बात चलती थी इन दोनों की, ब्लैक मनी आ रहा है देश के अंदर, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सरकार ने काफ़ी रिफॉर्म किए। 2016 के बजट और 2017 के बजट, 2 बजट बैक टू बैक पास हुए 2 साल, और यहाँ पर सरकार ने लगभग इन सभी में चेंज कर दिया, सभी में बैक टू सभी में चेंज कर दिया, और यहीं पे जारी हुए थे इलेक्शन बॉन्ड आपके। चलिए अब आते हैं क्या क्या बदलाव हुए, वो जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे यहाँ पर तो इलेक्शन बॉन्ड आ गया, पहली बात तो इलेक्शन बॉन्ड का क्राइटेरिया आ गया, इलेक्शन बॉन्ड सीईसी निगरानी करेगा इलेक्शन बॉन्ड की। तो इलेक्शन बॉन्ड मतलब समझा है क्या होता है, कोई जारी करेगा, कौन देखेगा, किसके अकाउंट में जाएगा, सब क्लियर हो गया। इलेक्शन बॉन्ड के बारे में क्लियर कहा गया कि यहाँ पर बैंक नहीं जान सकते किसको दिया किसको लिया गया, केवल आरबीआई जान सकता है कि किसके पास गया किसके पास आया पैसा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा बदलाव हुआ इस जगह पर, यह बड़ा बदलाव था। बदलाव क्या था वो देखते हैं।
17 के बाद क्या हो गया? इसमें 17 में हमने क्या किया, बजट में जोड़ दिए कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट। कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट बजट में जोड़ के पास कराया सरकार ने, मनी बिल पास कराया। कोर्ट अभी पेंडिंग सुन रहा है मनी बिल है क्या नहीं वो अपने आप में। चलिए, अब हमने कहा कि कंपनी लाभ कमाती है नहीं कमाती मैटर नहीं करता, आपका एनपीओ खूब सारा, खूब घाटा उठा रहे हो तभी आप चंदा दे सकते हैं, तो हटा दी शर्त हमने कि अब लाभ कमाना आवश्यक कंपनी के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हमने चेंज कर दिया कि आपको लाभ नहीं कमा रहे हैं, कितना देना चाहें चंदा उतना दे सकते हैं, पूरी कंपनी खाली कर दीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको, पूरा फायदा दे दीजिए, घाटा दे दीजिए, बैंक से लोन लेके दे दीजिए पॉलिटिकल पार्टी को, कोई मना नहीं करेगा। तो बैंक आपको लोन दे रहा है 5 करोड़ का अपने काम करने के लिए, 5 करोड़ लोन दे दीजिए पॉलिटिकल पार्टी, कोई नहीं पूछेगा आपसे। बैंक से लोन कौन दिलवाता है? गवर्नमेंट नहीं दिलवाती है, बैंक से लोन अधिकारी दिलवाते हैं, और अधिकारी किसी कहने पे काम करते हैं, बड़ी बात ये होती है। तो आप जानते ही कैसे हमारे लोन बांटे जाते हैं हमारे, तो बहुत सीधी बात है, बैंक से लोन लीजिए, आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा मैटर नहीं करता, जितना लिस्टन लोन लीजिए, घाटा उठाइए आराम से, पूरा फंडिंग कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टी को, लिमिट हटा दी गई 7.5% की। अब पॉलिटिकल पार्टी जितना कंपनी जितना चाहें उतना चंदा दे सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरी बात। तीसरी बात, अब आपको पब्लिक को बताने की आवश्यकता नहीं है कितना चंदा दिया, किस पार्टी को दिया, अब ये बताना पड़ेगा केवल आपको, आपने चंदा दिया, आपने इलेक्शन बॉन्ड खरीदे, आपने चंदा दिया, इतना लिखना पड़ेगा, किस पार्टी को दिया बताना आवश्यक नहीं है। और सीधी बात है। तो अब आप कह रहे हैं कि आपने 50 करोड़ रुपए दिए एक्स पार्टी, कौन सी पार्टी को दिए नाम बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप किस पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं? जानने का अधिकार का उल्लंघन हो गया मेरे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर किस पार्टी को फंडिंग की जा रही है उसका नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, हाँ ये लिखना पड़ेगा 50 करोड़ की इलेक्शन फंडिंग की, लेकिन किस पार्टी को की ये बताना अब अनिवार्य नहीं, अनिवार्य मतलब है ही नहीं अनिवार्य, हटा दिया आपने इसको। चौथी बात, 3 साल क्राइटेरिया हटा दिया, कल बनाइए कंपनी आज फंडिंग कर दीजिए, इसका मतलब समझ रहे हैं, मैं जाता हूँ भारत सरकार के पास, कल कंपनी रजिस्टर करता हूँ, नहीं बैंक से लोन लेता हूँ मैं, परसों फंडिंग करता हूँ, 3 दिन बाद कंपनी बंद कर देता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है अपने आप में, 3 साल क्राइटेरिया हटा दिया हम लोगों ने। कुल मिलाकर कंपनी जिसको चाहे जितनी फंडिंग करना चाहे आराम से कर सकती है, घाटे में फायदे में है। शेल कंपनीज, ये आता है शेल कंपनी, शेल कंपनी सुनी कभी आप लोगों ने? क्या होती है शेल कंपनीज? बनाई जाती है उन पेपर, वो कागजों पे होती है केवल, वो फायदा नहीं कमा रही, घाटा नहीं कमा रही, कोई बिजनेस ही नहीं कर रही, कागजों पे है वो। मैं जाऊंगा अपनी बनाऊंगा कागज पर एक, मेरी बड़ी 50 करोड़ कंपनी है मेरी, लोन लूंगा बैंक से मैं, या जो भी कहीं से पैसा इकट्ठा किया मैंने, बॉन्ड जारी किए, विदेशों पैसे लेकर आया, एफडीआई आ गया मेरी कंपनी बहुत सारा, उसके बाद मेरी कंपनी ने लोन किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की, बंद हो गई 2 दिन बाद, कोई मतलब नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आप पूरी प्रक्रिया को गैर पारदर्शी बना रहे हैं, ये बड़ा विवाद है अपने आप में। तो ये बदलाव हो गया हमारे कंपनी एक्ट में, मनी बिल के तहत। सारा काम किस में हो रहा है? ये मनी बिल में, जहां राज्यसभा कोई डिस्कशन नहीं कर सकती। चलिए, अब आते हैं बदलाव हुआ यहां पर, ये बड़ा बदलाव था, सबसे पहले बदलाव यही हुआ 2016 में, ये शुरुआत हुई सारी कहानी की। सरकार ने कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टी विदेश चंदा ला सकती है, अभी बड़ा बदलाव था, चंदा विदेशों से आ सकता है। अब चंदा विदेशों में बैठी है कोई कंपनी, मान लीजिए वहां पर मॉरिशस रजिस्टर्ड कंपनी है, वो पैसा दे रही है आपको खूब सारा, बॉन्ड जारी कर सकती है वो कंपनी अपने, यानी क्या हो रहा है, अब चंदा विदेशों से आएगा, विदेशों में कंपनियां क्या कर रही हैं, कैसे फंडिंग कर रही है, कोई नहीं पूछेगा आपसे यहाँ पर, आप चंदा विदेशों से ला सकते हैं। इसके बाद सीधे मतलब क्या हो गया, फंडिंग का सोर्स बाहर हो गया आपका, यहाँ से पैसा बाहर जाएगा, राउंड ट्रिपिंग से पैसा मॉरिशस जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, वहाँ की कंपनी भारत में पैसा लगा रही है, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कर रही है, पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी हो गई। उस पर कहते हैं ना, लास्ट ने कॉफिन अपने ताबूत में आखिरी कील था, इलेक्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड, आपको आवश्यकता ही नहीं बतानी किसने फंडिंग की है आपकी। अब आते हैं पूरी समझ आई प्रक्रिया, क्या बदलाव हुए चारों में, 16 में 17 बदलाव हुए, सारे बदलाव हुए मनी बिल के अंतर्गत, सारे बदलाव धन विधेयक के अंतर्गत हुए। धन विधेयक पर राज्यसभा को अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार नहीं है, धन विधेयक लोकसभा पास करती है और सीधे उसका मेजोरिटी होती है। चलिए, अब सारे बिल धन विधेयक हैं कि नहीं, कोर्ट चर्चा करेगा आगे जाकर। ओके, इस प्रक्रिया के नुकसान फायदे एक बार चर्चा कर लें, एनालिसिस कर लें आपके साथ, इसके नुकसान क्या हुए हैं, फायदे कमी दिखते हैं, फायदे बता चुकी सरकार क्या क्या होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। नुकसान क्या है? पहली बात, ब्लैक मनी, जिसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, और आप जोड़ दिए 2016 की 8 नवंबर की घटना, तो आपको समझ आएगा पूरी कहानी। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को जो हुआ था भारत में, मित्रों 1500 नोट बंद किए जाते हैं। अब जोड़ के देखिए उस घटना से 2016-17 के बीच का टाइम, 17 में जीएसटी आ गया देश के अंदर, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल दिया हम लोगों ने। नोटबंदी का जो मुख्य पैमाना था उसमें ये सरकार ने कहा था कि इसका उद्देश्य है ब्लैक मनी को रोकना, इलेक्शन में चुनाव को साफ करना, सारा ब्लैक मनी कैश जमा करो बैंक में, बैंक से बॉन्ड जारी कराओ, और बॉन्ड कैसे आएंगे अब देख ही रहे हैं यहाँ पर,
बहुत बड़ी कहानी तो कभी और चर्चा उस पर बहुत हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। क्लास में उतनी बात नहीं करनी चाहिए, हमारे काम की नहीं है, जो हमारे काम का है इस पर बात करते हैं। कंपनियों को राइट ऑफ, 3000 शेल कंपनियां बंद करना। 2019 के पहले देश में कंपनियां बनाई गई और 2019 के इलेक्शन के ठीक बाद 3000 कंपनियों शेल कंपनियां बंद कर दी हम लोगों ने। वो कौन सी कंपनियां थी, उनकी फंडिंग क्या थी, कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि हमने बंद कर दिया उनको। बहुत सारी कहानी है, वो नहीं जाइए उस पर, ना मैं कहूँगा प्रेरित होइए पढ़ने के लिए। इतना पढ़िए जो सामने काम की बात है, जो कोर्ट डिस्कस करने वाला है हमारे यहाँ। ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, ब्लैक मनी के सरकार ने कहा कम करेंगे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लैक मनी बाहर जाता है देश के। पनामा पेपर्स देखिए, बहमास पेपर्स देखिए, वो घोषणा हुई थी अभी, कभी याद कुछ दिनों पहले पेपर्स लीक हुए थे बहुत सारे, उन सब में हज़ारों कंपनियां हैं जो यहाँ से पैसा लेके बाहर जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं मनामा के अंदर या बहमास के अंदर, या वो सुनो पेपर लीक्स होते हैं बहुत सारे, सुने थे बीच में आप लोगों ने, सिंगापुर के अंदर, मॉरिशस के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं यहाँ पर, वो अपनी ब्लैक मनी यहाँ पहुँचती है और फिर वो ब्लैक मनी FCR के रूप में भारत में आती है वापस यहाँ पर। आप कुछ नहीं कर पा रहे, चंदा विदेश से खूब आ रहा है आपके पास, तो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिल रही है। तो ब्लैक मनी की राउंड ट्रिपिंग, अपनी इंग्लिश के बारे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग करना, ब्लैक मनी का बाहर जाना और व्हाइट होकर देश के अंदर आना, राउंड ट्रिपिंग यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। राउंड ट्रिपिंग हो रहा है पैसा यहाँ पर। हवाला नया पुराना सभी प्रकार का है, मतलब ये हवाला ही है, वॉटेवर। पहली बात क्लियर हो गई, ब्लैक मनी खत्म नहीं हो रहा है, इससे ब्लैक मनी बढ़ रहा है, निगेटिव एस्पेक्ट। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि जो दान करता है उसको शोषण नहीं होगा, क्योंकि जान ही नहीं पाएगा कौन दान करता है यहाँ पर। लेकिन बैंक ए ने जारी किया, बैंक बी ने रिसीव किया, इसमें मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये 4 लोग हैं इन्वॉल्व। बैंक ए को मालूम है किसको दे रहा हूं, बैंक बी को मालूम है किससे प्राप्त कर रहा हूं, इनको आपस में नहीं मालूम क्या है ये, लेकिन इनके ऊपर कौन बैठा है, RBI। इनके ऊपर कौन बैठा है, नाम नहीं लेंगे उसका, इनकी वो जो बैठा है उसको सब मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि सरकार को नहीं मालूम किसने किसको दान किया, तो गलत बात है अपने आप में। सरकार को यहाँ सब मालूम होता है। 2016 में RBI गवर्नर बदल दिए गए थे, जोड़ लीजिए घटना को आराम से। कुछ लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे इस बात को कि RBI को जानकारी हो, सरकार को साझा करे, वो हटिए आप चलिए यहाँ से। विपक्ष को नहीं मालूम होगा इसके ऊपर, सरकार ही बैठेगी ना, विपक्ष थोड़ी बैठेगा इसके ऊपर यार, विपक्ष थोड़ी बैठेगा इसके ऊपर। अब इस्तीफा तो कल भी हमारे इस्तीफा दिया हमारे एक डायरेक्टर ने, मालूम है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, ये दिल्ली मनी यूनिवर्सिटी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बम्बई की है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है देश में, IIPS, उसके डायरेक्टर ने कल इस्तीफा दिया है अभी कुछ दिनों पहले। क्यों इस्तीफा दिया है, उन पे आरोप था कि वो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं की। डॉक्टर जेम्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ा नाम है अपने आप में, रनाउंड नाम है वर्ल्ड में। बस उनकी गलती ये हो गई थी उनसे कि उन्होंने कुछ दिन पहले डेटा जारी कर दिया था, उन्होंने, उनकी संस्था ने जारी किया था NFHS 5 के आंकड़े, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, और उन पर आरोप था कि आपने वो डेटा जारी कर दिया कि भारत में एनीमिया बढ़ गया है, बच्चों में कुपोषण बढ़ गया है। डेटा सरकार को पसंद नहीं आया, उनसे उन्होंने कहा, उन पर आरोप लगा कि अनियमितताएं की हैं आपने, फाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। शरीफ आदमी बेचारे कब तक बदनामी सहेंगे ना, रिजाइन कर दिया, कहीं रिजाइन कर दिया आपने। अब रिजाइन कैसे किया था देखते हैं देश में हम लोग, अलग बात है। बात करें राउंड ट्रिपिंग बढ़ गई यहाँ पर, चलिए। इसके अलावा यहाँ पर आप कह रहे हैं दान करता, यहाँ पर सरकार को मालूम है, गवर्नमेंट जो बैठी उसको मालूम है कौन किसको दान कर रहा है। अगर अपोजिशन पार्टी को दान करेंगे अगर आप, तो ईडी आपके घर पहुंच जाएगा। ईडी को अधिकार दे दिया 2016 में हम लोगों ने, मनी बिल के तहत, याद है, PMLA कानून के तहत ईडी को अधिकार, बहुत सारी जुड़ी चीजें, सब जुड़ेगा यहीं पर आकर, सब कुछ यहीं पर कोर हो रहा है देश में ना। तभी हुआ था बदलाव उस समय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज अध्यक्ष कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के CGI कौन थे, ध्यान रखिएगा, बाद में सांसद बने राज्यसभा के, ठीक है। चलिए वॉटेवर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। हम थोड़ा पारदर्शी प्रक्रिया को देख लें हम लोग, क्या क्या हो रहा है इसमें। दानकर्ता की बात हो गई, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है इस देश में, यहाँ पर ना इस सालों में बहुत कुछ हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट बहुत शांत रहता था, आज चंद्रचूड़ सर आ गए, आज रमन्ना सर आ गए, आज लोग हंगामा कर रहे हैं, आज CGI कह रहा है पुराने मामले खोलो, कब तक खोलेंगे, लेकिन ना खत्म होना ही मामले सारे। चलिए वॉटेवर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं यहाँ पर ब्लैक मनी खत्म हो गया, अब सरकार का ही दान करता होगा। इसके अलावा था कि कैश फंडिंग खत्म हो जाएगी, कैश नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो नए नियम है उसमें आप 2000 तक का 20,000 तक कैश दे सकते हैं आराम से। तो आप मल्टीपल लोग और 20-20 हज़ार कैश जमा करें तो बहुत अपने आप में, यहाँ पर कैश खत्म नहीं हुआ है पूरे यहाँ से। तो कैश फंडिंग की बात खत्म करने की कही थी सरकार ने, खत्म हो जाएगी कैश फंडिंग, ये खत्म नहीं हुई अपने आप में। उसके अलावा शेल कंपनीज बन रही हैं भारत के अंदर, या जो ये सतही कंपनियां शेल कंपनीज बन रही हैं भारत के अंदर। ये शेल कंपनीज क्या हो, मैं पता है आपको ने, ऑन पेपर कंपनीज होती बन रही हैं अपने आप में, कई हजारों कंपनी बन चुकी भारत में ये। चलिए वॉटेवर,
ये सारी कहानी है। कुल मिला के पारदर्शिता तो नहीं है, कई मामले में बदलाव हो रहे हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा 7 जजों की बेंच का, क्योंकि इनको सुनवाई करनी के इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर, कंपनी लॉ पर या FCRA पर ये चर्चा नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये प्रूव ना कर दे कि मनी बिल गलत है। तो वहाँ 5 जजों की बेंच, ऑलरेडी 7 जजों की बेंच काम कर रही है, वहाँ पर हमारी बैठ चुकी 7 जजों की बेंच वहाँ ही बैठ चुकी है। वो भी एक फंडिंग का इशू है और प्रायोरिटी भी ले लिया सरकार ने इसको, कोर्ट ने। ये सुनवाई करेंगे प्राथमिकता पर, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, जनवरी में उसके बॉन्ड जारी होंगे सारे, कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं अगले महीने, वहाँ बॉन्ड जारी होंगे, तो ज़रूरी है कि इसको रोका जाए। तो प्रायोरिटी में सुनेगी संविधान पीठ इसको। 31 अक्टूबर से हियरिंग स्टार्ट होगी इसकी। हो पाएगा टॉपिक?